राधे राधे। तो आज फिर इस वीडियो में हम वैलिड पब्लिकेशन करेंगे। ठीक है, वैलिड पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि यानी कि आपने किसी स्पीसीज का नाम देना है। आपको कोई नई स्पीसीज मिल गई है, अब आपको उसको पब्लिश करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये जानेंगे इसमें। उसके कुछ स्टेप्स है, चलो स्टार्ट करते हैं भी। The name of a taxon, when first published, should meet certain requirements so as to become a legitimate names for consideration when deciding on a correct name. A valid publication should satisfy the following requirements. सबसे पहले फॉर्मुलेशन, उसके बाद लैटिन डायग्नोसिस, उसके बाद टाइपिफिकेशन, उसके बाद इफेक्टिव पब्लिकेशन। जब ये चारों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तब ही आपकी वैलिड पब्लिकेशन मानी जाएंगी, तभी आपको कुछ प्राइज, कुछ मतलब कि बुक नाम मिलेगा कि इसने दिया है, इस आदमी ने दिया है। ठीक है, इस चार स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, फॉर्मुलेशंस। फॉर्मुलेशंस का क्या मतलब है, ए नेम शुड बी प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड एंड इट्स नेचर इंडिकेटेड बाय ए प्रॉपर अब्रीविएशन आफ्टर द नेम ऑफ ऑथर। यानी जो नेम दे रहे हैं हम वो फॉर्मुलेटेड हो, और जो स्पीसीज का नाम है वो हो, एंड इट्स नेचर इंडिकेटेड बाय ए प्रॉपर अब्रीविएशन। अब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में। अब्रीविएशन क्या मतलब, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि ये SP.NOV है, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है, स्पीसीज नोवा, लेकिन इसको हमने एब्रीविएशन कर दिया। एब्रीविएशन कैसा किया, SP.NOV. इसका एब्रीविएशन हो गया। ठीक है, और जो ऑथर का नेम है वो हमको कैसे लिखना है, एब्रीविएशन में लिखना है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि लीनस लाइनस है, तो उसका या तो L लिख दो या फिर LIN लिख दो, तो ये क्या होगा, उसका एब्रीविएशन होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा उसके नेम की। तो इसके में कुछ स्टेप्स है कैसे करते, जैसे कि फार्मूलेशन में, जैसे कि SP.NOV. है, तो SP.NOV का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पीसीज नोवा, यानी कि कोई स्पीसीज न्यू मिल गई, एक स्पीसीज नई स्पीसीज मिल गई, तो उसको कैसे लिखेंगे हम। तो उसको लिखने का मतलब, लिखने का तरीका है कि जैसे कि ट्रैगोपोगोन कश्मीरियनस है, एक स्पीसीज का नाम है, मिल गई। उसके बाद इसको हम अंडरलाइन करेंगे जब हम हाथ से लिखेंगे इसको। ठीक है, और जैसे ही जो हम इसका नाम, जो जिसने डिस्कवर की है साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एब्रीवेशन में लिखेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में। जैसे कि G.Singh, यहाँ पर जी का कुछ मतलब था, लेकिन मतलब जी ला दिया। ठीक है, जी का मतलब पूरा नहीं लिखा, यानी G.Singh लिख दिया। और यहाँ आगे ये कोमला के SP.NOV है, जो कि पब्लिश है 1976 में, जो एक पब्लिश हुई है 1966 में, 1976 में, सॉरी, जब पब्लिश हुई है 1976 यार, सॉरी यार, पब्लिश हुई है 1976 में। ये था SP.NOV, ने कोई स्पेशल नहीं मिली, इसका ये मतलब होता है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे पहला स्टेप कर लिया, उसके बाद हम दूसरा और तीसरा स्टेप देखते हैं। चलो तो फिर दूसरा तीसरा स्टेप देखो क्या कह रहा है। com.NOV का मतलब क्या है, यानी कि यानी कि आपको भाषा समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन नोवा, यानी एक कॉम्बिनेशन होगा इसमें, यानी कि ए नेम चेंज इन्वॉल्विंग द एपिथेट ऑफ द बेसियोनियम। बेसियोनियम क्या है, बेसियोनियम वह नेम है, यानी को जो पहला, मानो कि जो पहला नेम दिया था कि साइंटिस्ट ने कि स्पीशीज को, वो बदल कर कुछ और रख दिया, तो बेसियोनियम बन गया। एक एग्जाम्पल के लिए, आपका कुछ नाम है, ठीक है, आपका कुछ नाम है मान लो, और आपके दोस्त आपका कुछ और कहते हैं, तो जो आपको दोस्त कुछ और कहते हैं तो वो बेसियोनियम बन गया, नहीं, आपका नाम बदल दिया गया। और नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर बीइंग केप्ट विथ पेरेंटिज, जैसे यहाँ देखिए वैलिसनीरिया नेटेंस, एक स्पीसी का नाम है, और ये लोअर ने दिया था, ये ब्रैकेट में इसको लिख दिया LOUR. ये पूरा नाम नहीं लिखा, ये एब्रीविएशन में लिखा है, साइंटिस्ट का नाम LOUR लोअर। ठीक है, इसके बाद ये हारा com.NOV, यहाँ पर हारा एक अलग साइंटिस्ट है। हारा क्या, यहाँ पर एक अलग साइंटिस्ट है। और com.NOV का क्या मतलब है, यानी कि इसने कुछ कॉम्बिनेशन कर दिया है,
ठीक है, कॉमन नोड यानी कॉम्बिनेशन नोवा, यानी कि इसने जो LOUR ने ये स्पीसी का नाम दिया था उसमें कुछ कॉम्बिनेशन कुछ बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया है, इसलिए इसके अब हम उसको नाम कैसे लिखेंगे, वेलिसिनेरिया नेटान्स, यानी कि स्पीसीज का नाम, फिर जिसने वो स्पीच दी थी उसको ब्रैकेट में बंद, और फिर हारा कॉम डॉट नो, यानी कि हारा ने कुछ इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया है, जो पब्लिश इन 1974 बेस्ड ऑन फाइस्कियम नेटान्स लाउर 1790। इसका दूसरा रूल था। तीसरा देखिए, कॉम डॉट इट स्टेट डॉट नो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन इट स्टेटस नोवा। ठीक है, कॉम डॉट इट स्टेट डॉट नो का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन इट स्टेटस नोवा, यानी कि व्हेन ए न्यू कॉम्बिनेशन आल्सो इन्वॉल्व द चेंज ऑफ स्टेटस, एक न्यू कॉम्बिनेशन आके चेंज जो स्टेटस था उसको चेंज कर दे। एपिथेट ऑफ द बेसोनियम विल अकॉर्डिंगली बी यूज इन द कॉम्बिनेशन इंटेंडेड, पब्लिश इन 1988 बेस्ड ऑन सी लिसेंटियन हैंड Maj. 1993. New combination also involve change of status from a species C. licentillana to a variety of Caragana opulens com, यानी कि इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि इसमें जो हम न्यू कॉम्बिनेशन डालेंगे तो उसके स्टेटस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे कि ये सी लिसेंटियन हैंड डॉट माज 1993, इसमें न्यू कॉम्बिनेशन आ गई जिन्होंने स्टेटस को चेंज कर दिया स्पीसीज से। ठीक है, यानी कि स्पीसीज थी उसमें जब हमने यहाँ पर एक कॉम लगा दिया, अब कॉम लगा दिया तो उसमें एक वैरायटी बन गई, यानी कि वैरायटी के आते ही जो स्पीसीज थी वो स्पीसीज से स्पीसीज ना रहकर वैरायटी हो गई, यानी कि ये न्यू कॉम्बिनेशन जोड़ते ही, वैरायटी जोड़ते ही, कुछ अलग जोड़ते ही उसमें क्या बदलाव आ गया, उसका स्टेटस था वो चेंज हो। आगे ही फॉर्मूलेशन में आ गया फोर्थ, नोम डॉट नो, नोम डॉट नो, नोम डॉट नो का मतलब क्या है, नोमन नोम, यानी कि व्हेन द ओरिजिनल नेम इज रिप्लेस, वो जो ओरिजिनल नेम था वो तो मेरा बड़ा सारा ही मार दिया, रिप्लेस कर दिया, एंड इट्स एपिटेट कैन नॉट बी यूज इन द न्यू नेम, और जो उसका एपिटेट था वो भी यूज नहीं होगा न्यू नेम में, समझे, यानी कि कोई साइंटिस्ट था उसने कुछ नेम दिया स्पीसीज का, उस स्पीसीज का नेम ही बदल के जमा जड़ता बदल दिया, कुछ से होता है कि उसमें कुछ बदलाव कर दे, लेकिन नोम डॉट नोवा में, नोमन नोवा में क्या कर दिया, नाम का पूरी जन्म कुंडली ही बदल दी, यानी कि जैसे कि ये नाम था मायर्सिया ल्यूसिडा, ये नाम था, अब इसने का पूरा स्टेटस है, इसका पूरा पूरा नाम ओरिजिनल नाम ही रिप्लेस कर दिया, इसने क्या आ गया, अब ये MC वोग नोम डॉट नो आ गया, पहले क्या था, मायर्सिया ल्यूसिडा था, अब देखिए अब है MC वोग नोम डॉट नो, अब ये जो ये मायर्सिया ल्यूसिडा और ये नाम दोनों अलग अलग है, बिल्कुल भी समानता नहीं दिख रही है, समझे, तो यही है नोम डॉट नो, यानी कि ओरिजिनल नेम इज रिप्लेस, पब्लिश इन 1967 टू रिप्लेस M डॉट लीविस O डॉट बर्ग 1862, एन इलिजिटिमेट होमोनेम ऑफ M डॉट लीविस G डॉट डॉन 1832। देखिए इसके में आपको सिर्फ यही बातें रखनी है कि ये नोम डॉट नो का मतलब क्या है, नोमन नोम, इसमें यही बात इम्पोर्टेंट सा है, ठीक है, एग्जाम में यही पूछेंगे आप, यही इतना भी लिख दोगे ना तब बहुत है। ओके, आगे देखो तो फिर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द अब्रिविएशंस आर हाउएवर यूज ओनली व्हेन फर्स्ट पब्लिश, इन फ्यूचर references these are replaced by the name of the publication, page number and the year of publication of full stations, or at least the year of publication. Thus when first published in 1967 as a new species Tragopogon casmirianis G. Singh SP. Nova appeared in a book titled Forest Flora of Sringar on page 123 figure 4, any successive references of this species would appear as Tragopogon casmirianus G. Singh Forest Flora of Srinagar P का मतलब पेज 123, फिगर F का मतलब F डॉट का मतलब फिगर 4 1976, और
ट्राइगोपोगन कश्मीरियनस जी डॉट सिंह 1976। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जैसे कि एक स्पीसीज है ये ट्राइगोपोगन कश्मीरियनसिस के बारे में यदि कोई लिख रहा है, उसको जानकारी चाहिए, तो उसने जो कुछ वो नई रिसर्च करेगा। मान लो एग्जाम्पल के आधार पर कोई डीएनए के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। अब उसने डीएनए के ऊपर कोई बुक लिखनी है, ठीक है, डीएनए के ऊपर कुछ बुक लिखनी है, तो वो शुरू से ये नहीं लिखेगा कि डीएनए क्या है, डीएनए पूरी स्ट्रेटजी कुंडली है। जो जो डीएनए पर पहले बुक लिखी जा चुकी है, जो डीएनए पर पहले पहले रिसर्च हो चुकी है शुरू से लेकर, वो नहीं लिखेगा। वो शुरू की बात तो वो लिखा बता देगा कि भाई ये जो शुरू की बातें हैं डीएनए के बारे में, ये आप इस बुक से पढ़ सकते हो। वो नीचे लिख देगा पेज पी मतलब पेज नंबर ये है, फिगर ये है, उस लेखक का नाम मतलब कि यह बुक का नाम लिख देगा। ठीक है कि आप यहाँ से देख लो, तो ये बेसिक बातें हैं। मैंने आगे क्या रिसर्च की है डीएनए के ऊपर, वो मैं इस बुक में लिखूँगा, समझ गए। जैसे कि मैंने बुक लिख दी, मैंने अपनी मान लो मैंने 60-70 साल रिसर्च करी डीएनए पर, मैंने एक बुक लिख दी, ठीक है। आपने पहले उस बुक को पढ़ा, फिर कुछ उस बुक में नया नया मतलब कुछ नया मिल गया, आपने रिसर्च करी, तो आप कुछ नया लिखोगे उसके बारे में। तो आप जब कुछ नया लिखोगे तो ये नहीं कि जो मैंने शुरू से लिखा था वही आप शुरू से लिखने बैठोगे, ऐसे में तो बहुत समय चला जाएगा। जो आपने नया डिस्कवर किया आप उसे वही लिखोगे, और जो पुराना है यानी कि जो उससे रिलेटेड है पुरानी जानकारी, वो आप मेरी बुक का नाम दे दोगे, ये लिखा हुआ है इसके में, ठीक है जी। ये था फॉर्मुलेशन से। अब आइए दूसरा, लेटेंट डायग्नोसिस, ठीक है। वैलिड पब्लिकेशन में दूसरा क्या गया, लेटेंट डायग्नोसिस। चलो फिर इसको भी देखते हैं, यानी कि हम जो भी नाम देते हैं वो लेटेंट में होना ही चाहिए। नेम्स ऑफ ऑल न्यू स्पीशीज पब्लिश 1 जनवरी 1935 वन वर्ड शुड हैव ए लेटेंट डायग्नोसिस, यानी कि जो 1 जनवरी 1935 के बाद जितने भी उस दिन या उसके बाद जितने भी स्पीशीज पब्लिश हुई है उनका लैटिन में डायग्नोसिस किया गया है, यानी कि लैटिन में कन्वर्ट किया गया उनके नाम को। और द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीशीज इन एनी लैंग्वेज कैन अकम्पैनी इन द लैटिन डायग्नोसिस, यानी कि आप कोई स्पीशीज आपके पास, उसका नाम उसके बारे में बता रहे हो आप, तो आपने उसके बारे में कुछ ही बताया हो, मतलब उसका नाम किसी भी भाषा में लिख रखा हो, ठीक है, लेकिन उसका लैटिन में लिखना जरूरी है। मान लो आपने 4-5 भाषा में उसका नाम लिख दिया स्पीसी का, यदि आपने लैटिन में नहीं लिखा तो आपका उस स्पीसी का नाम गलत माना जाएगा, यानी कि लैटिन में आपको लिखना ही पड़ेगा साथ में, ठीक है। ए डिस्क्रिप्शन इन एनी लैंग्वेज नॉट अकम्पैनिड बाई ए लैटिन डायग्नोसिस इज अलाउड फॉर पब्लिकेशन बिफोर 1 जनवरी 1935, यानी कि 1 जनवरी 1935 से पहले जितने भी स्पीसीज है उनका लैटिन डायग्नोसिस करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन 1 जनवरी 1935 के बाद जितने भी स्पीसीज डिस्कवर हुई है उनको लैटिन डायग्नोसिस करना ही पड़ेगा आपको, ये कह रहा है ये, ठीक है। लैटिन, और हम नाम को लैटिन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज ये मतलब है कि उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादातर चेंज नहीं होते रहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में होते रहते हैं कि ये आज इस शब्द का ये मतलब है, कल इस शब्द का कुछ और मतलब है, ठीक है। यानी कि जैसे कि लैटिन में जो एक शब्द मिलेगा उसका एक ही मतलब मिलेगा, ठीक है। लैटिन में एक शब्द का एक ही मतलब मिलेगा, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, इसलिए हम लैटिन को लेते हैं। और फॉर पब्लिकेशन बिफोर 1 जनवरी 1908 एन इलस्ट्रेशन विच एनालाइज विदाउट एनी अकम्पेनिंग डिस्क्रिप्शन इज वैलिड है, यानी कि यदि किसी ने पब्लिश कर रखी है 1 जनवरी 1908 से पहले, 1 जनवरी 1908 से पहले किसी भी स्पीसीज का यदि उसने इलस्ट्रेशन कर रखा है, यानी कि कोई स्पीसीज जिसको उसने पिक्चर बना के रख दिया और उसका नाम नहीं लिखा लैटिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है 1 जनवरी 1908 से पहले, ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 1908 के बाद तो ज़रूरी है, इसमें ये कह रहा है जी। ये था लैटिन डायग्नोसिस। इसके बाद थर्ड स्टेप टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, अब इसमें हम जानने वाले टाइपिफिकेशन के बारे में, इसमें क्या चाहिए वैलिड पब्लिकेशन में। तो देखिए, ए होलोटाइप शुड बी डिसिग्नेटेड, हमको एक होलोटाइप लेना ही पड़ेगा, ठीक है। पक्का नहीं लेना पड़ा, बस वो मैंने ये कह रहा है कि एक टाइप मतलब हमको सीधी सी बात है, एक टाइप लेना है।
ए होलोटाइप शुड बी डिसिग्नेटेड। ये इसमें ये नहीं कह रहा कि हमको होलोटाइप ही लेना है, इसमें सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको एक टाइप लेना है। पब्लिकेशन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1958, द नेम ऑफ ए न्यू टैक्सोन ऑफ द रैंक ऑफ जीनस और बिलो इज वैलिड ओनली व्हेन द टाइप ऑफ द नेम इज इंडिकेटेड। यानी कि 1 जनवरी 1958 1 जनवरी 1958 के बाद आपके पास जो भी नया टैक्सोन है, जो भी स्पीसीज है, उसका आपको साथ में टाइप देना पड़ेगा कि ये होलो टाइप है, आइसो टाइप है, सेन टाइप है, न्यू टाइप है। यदि आप टाइप नहीं देते हो तो आपका वैलिड पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा आपके नाम को। ये ठीक है, ये कह रहा है ये टाइपिफिकेशन में पहली लाइन। ओके जी, आगे चलते हैं। इसमें क्या दूसरी लाइन में क्या है कि फॉर द नेम ऑफ ए न्यू स्पीसीज और इंट्रा स्पेसिफिक टैक्सोन पब्लिश ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1990 was type his a specimen or unpublished illustrations the herbarium or a institution in which the type is conserved must be specified। यानी कि जो एक नेम है न्यू स्पीसीज का और इंटर स्पेसिफिक टैक्सोन क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक रैंक यानी कि जो स्पीसी नीचे होते हैं वो पब्लिश हो रहे हैं 1 जनवरी के आफ्टर 1 जनवरी 1990 हमको टाइप देना ही पड़ेगा। अनपब्लिश इलिस्ट्रेशन हो, हर्बेरियम हो या फिर इंस्टीट्यूशन हो, इसको टाइप कंजर्व करना पड़ेगा जो मस्ट बी स्पेसिफाई हो, सभी के लिए स्पेसिफाई है। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं टाइपिफिकेशन में ही। तो चलो फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। फॉर द नेम ऑफ ए न्यूज टैक्सोन ऑफ द रैंक ऑफ जीनस और बिलो पब्लिश ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1990 an indication of the type must include one of the word types or holotypes or its abbreviation or even its equivalent in a modern language। यानी कि मैंने भी बताया कि आफ्टर 1 जनवरी 1990 1 जनवरी 1990 के बाद हमको टाइप देना है, सीधी बात है टाइप देना पड़ेगा न्यू टैक्सोन का, उसकी ये होलोटाइप है या फिर आइसोटाइप है। ठीक है, और इसको हमने अब्रीविएशन में करना पड़ेगा। अब्रीविएशन का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। जैसे कि नेम्स पब्लिश ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2007 वुड रिक्वायर ए स्पेसिमन एज टाइप एक्सेप्ट ओनली फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एल्गी और माइक्रोफंजाई फॉर विच प्रिजर्वेशन ए टाइप वाज टेक्निकली डिफिकल्ट एंड वेयर इलस्ट्रेशन इज कैप्चर्ड एज टाइप है। यानी कि 1 जनवरी 2007 के बाद क्या कह रहा है कि यदि एक स्पेसिमन है उसको हमने टाइप देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे पास यदि कोई माइक्रोस्कोपिक चीज़ आ गई, जैसे कि हमारे पास एल्गी आ गई या फिर माइक्रोफंजाई आ गई, बैक्टीरिया आ गया, तो उसका हम टाइप कैसे देंगे। यानी कि उसका ना तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमको नंगी आंखों को दिखेंगे नहीं, तो टाइप कैसे देंगे हम। तो उसको हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, चित्रण बना लेते हैं। ठीक है, उस इलस्ट्रेशन को हम क्या कर लेते हैं, टाइप मान लेते हैं, क्योंकि उसका प्रिजर्वेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसमें यही कह रहा है। आगे देखिए, ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2001 लैक्टोटाइपिफिकेशन और न्यूटाइपिफिकेशन ऑफ ए नेम ऑफ ए स्पीसीज और इंट्रा स्पेसिफिक टैक्सोन इज नॉट अफेक्टेड अनलेस इंडिकेटेड बाय यूज ऑफ ए टर्म लैक्टोटाइपस और न्यूटाइपस एंड इट्स अब्रीविएशन और इट्स इक्विवेलेंट इन ए मॉडर्न लैंग्वेज। यानी कि इसका जैसे कि न्यू टाइप्स है तो उसको हम अब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे। एब्रीवेटेड फॉर्म का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सीधी बात है, आफ्टर 1 जनवरी 2001। ओके जी, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए तो फिर द स्पेसिमन सिलेक्टेड एज टाइप शुड बिलोंग टू अ सिंगल गैदरिंग। यानी कि जो भी हम स्पेसिमन सिलेक्ट करते हैं टाइप वो एक सिंगल गैदरिंग से इकट्ठा होना चाहिए। सिंगल गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना है। यानी कि ये नहीं है कि आज आप किसी गार्डन में गए, वहाँ से आपने कुछ इकट्ठा कर लिया और एक टाइप बना दिया, कल कहीं और से गए दूसरा टाइप बना दिया, ये नहीं है। जो आपने एक सिंगल जगह से सिंगल गैदरिंग से कलेक्ट किया है उसी को हमने टाइप बनाना है। यानी कि द स्पेसिमन सेलेक्टेड एज टाइप शुड बिलोंग टू अ सिंगल गैदरिंग। जो सिंगल गैदरिंग से बिलोंग करता है उसी को हमने टाइप सेलेक्ट करना है।
ठीक है। जैसे कि ये स्पीसीज का नाम हो गया, वाज बेस होने होलोटाइप है, जो कि किस पर बेस है, होलोटाइप पर बेस है। कंसिस्टिंग ऑफ ए कंप्लीट प्लांट विद द रूट्स, ए detached branch, an entire flower, a flower cut in halves, and two fruits, which according to the label were taxon from the same cultivated individual at different times and preserved in alcohol in a single jar. This material belong to more than one gathering and cannot be kept as a type है। यानी कि यदि कोई मटेरियल अलग अलग गैदरिंग से लिया गया है, अलग अलग गैदरिंग से लिया गया है, तो उसको हम कैन नॉट बी कैप्टेड टाइप्स को हम टाइप नहीं कैप्ट करेंगे। टाइप वही है जो कि सिंगल गैदरिंग से लिया गया है। ठीक है, ये था इसका लास्ट पॉइंट। अब लास्ट इसका इफेक्टिव पब्लिकेशन, इसमें ही वर्ल्ड पब्लिकेशन में क्या है, इफेक्टिव पब्लिकेशन, यानी कि हम जो पब्लिकेशन इफेक्टिव पब्लिकेशन कब होगा, ठीक है, जो हमने अपनी रिसर्च करी है। द पब्लिकेशन बिकम इफेक्टेड बाई ए डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रिंटेड फॉर्म थ्रू सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट टू द जनरल पब्लिक और एट लीस्ट द बोटानिकल इंस्टीट्यूशन विच लाइब्रेरीज एसेसिबल टू बोटेनिस्ट जनरली। यानी कि जो हमने रिसर्च करी है उसका हम पब्लिक कर देंगे, ठीक है, इफेक्टिव पब्लिकेशन कर देंगे, यानी कि हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में बांट देंगे, सेल कर देंगे। सेल का मतलब बेचना नहीं है, बस वैसे ही दे देंगे, लो भाई लो, तुम भी लो, तुम भी लो, देखो देखो देखो। एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज और गिफ्ट है, यानी कि एक्सचेंज यानी नहीं कि आपने कुछ अपना अपना जो आपने रिसर्च करी वो दी और कुछ उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, मिला किसी और से, वो नहीं। एक्सचेंज यानी कि लो भाई गिफ्ट मेरी तरफ से लो, पढ़ो इसको, देखो मैंने ये रिसर्च करी है, इसको देखो। यानी कि ये क्या कह रहा है कि में सेल कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, गिफ्ट के रूप में दे देंगे, प्रिंटेड फॉर्म में दे देंगे, ठीक है। और जैसे कि लाइब्रेरी में दे देंगे, जो पत्रिकाएँ होती हैं उन रूपों में, जिससे जिससे लोगों तक पहुंच जाएगा, ये इसमें ये कह रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई कम्युनिकेशन ऑफ न्यू नेम्स एट द पब्लिक मीटिंग। यानी कि जो पब्लिक मीटिंग में यदि हम अनाउंस यानी कि पब्लिक मीटिंग बुलाएंगे हम, वहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन वहाँ भी इतनी ये नहीं है कि ये भाई वो इफेक्टिव पब्लिकेशन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, सभी थोड़े आते हैं, कुछ ही लोग आएंगे सुनने, इसलिए बाय द प्लेसिंग ऑफ नेम्स इन करेक्शंस और गार्डन्स ओपन टू द पब्लिक by issue of microfilm made from manuscripts, typescripts or other unpublished material by publication online or dissemination of distributable electronic media। यानी कि आपको सीधी सी बात है भाई, अपनी जो रिसर्च कर रहा है उसका प्रचार करना है किसी भी तरीके से, ठीक है। या तो आप लोगों को बांट दो हैं, या फिर पब्लिक के लिए खुला उस चीज़ को खुला कर दो कि भाई लो फ्री में ले जाओ, देखो इसको। फिर मैनस्क्रिप्ट्स करो, टाइप स्क्रिप्ट्स करो, या फिर पब्लिकेशन ऑनलाइन बाय डिसेमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूटेबल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी पर न्यूज़ दे दी, टीवी पर न्यूज़ दे दी, रेडियो में दे दी, इस तरह से ऐड आती है आपकी बार तो समार यूट्यूब पर, फोन्स पर नूर में दे दिया, ताकि उस पता चले कि भाई इस बंदे ने काम कर रखा है। दूसरा ये था। आगे है कि द पब्लिकेशन इन न्यूज़ पेपर्स एंड कैटलॉग्स एंड सीड एक्सचेंज लिस्ट इज नॉट एन इफेक्टिव पब्लिकेशन। और न्यूज़पेपर में दे दिया, कैटलॉग में दे दिया, जो सीड एक्सचेंज लिस्ट है वो इफेक्टिव पब्लिकेशन नहीं है। अब यार तुम्हें पता है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं आप सारे नहीं पढ़ते हो, सारा नहीं पढ़ते नहीं हो ना, बहुत कम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स भी, जो कैटलॉग्स होते हैं वो भी बहुत कम पढ़ते हो, इसलिए ये भी इफेक्टिव पब्लिकेशन नहीं लग रहा है। तो ए द सबमिटेड फॉर ए हायर डिग्री और आफ्टर 1 जनवरी 1953 इज कंसिडर्ड इफेक्टिवली पब्लिश्ड ओनली इफ इट कैरी ए स्टेटमेंट ऑफ इट्स पब्लिकेशन और एन इंटरनल एविडेंस, e.g. एग्जाम्पल एस एन ICBN और एक कमर्शियल पब्लिशर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भाई यानी कि आफ्टर 1 जनवरी 1953 इफेक्टिवली पब्लिश हम तब कंसिडर करेंगे
ओनली इट हिज कैरी ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कैरी करेगा ऑफ इट्स पब्लिकेशन, इसकी पब्लिकेशन की, और एन इंटरनल एविडेंस को। इसका एग्जांपल दिया इन्होंने कि एन ICBN फॉर ए कमर्शियल पब्लिशर, इसका एग्जांपल दे दिया इन्होंने भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके जी, 2-3 लाइन और बची है, फिर ये हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए आगे फिर, पब्लिकेशन और हैंडरिटन मटेरियल प्रोड्यूस बाई सेम मैकेनिकल और ग्राफिक प्रोसेस सच एज लिथोग्राफी, ऑफसेट और मेटालिक इचिंग बिफोर 1 जनवरी 1953 इज इफेक्टिव, यानी कि 1 जनवरी 1953 से पहले इफेक्टिव था। यानी कि ईंटों पर लिख दिया, दीवारों पर लिख दिया, हैंड रिटन मटेरियल से, हैंड रिटन से बुकों पर छाप दिया, पेंटिंग कर दी इस तरीके से, लेकिन ये अभी इफेक्टिव नहीं है। ये 1 जनवरी 1953 से पहले इफेक्टिव था। एनी चेंज इन पब्लिश्ड मटेरियल विद हैंड आफ्टर 1 जनवरी 1953 वर कंसिडर्ड एज इनवैलिड पब्लिकेशन, यानी कि कोई भी हम एनी चेंज इन पब्लिश्ड मटेरियल विद हैंड आफ्टर 1 जनवरी 1953 वर कंसिडर्ड एज इनवैलिड पब्लिकेशंस, यानी कि 1 जनवरी 1953 से पहले यदि हम मटेरियल को एक्सचेंज करते थे, पब्लिश करते थे, तो उसको हम इनवैलिड पब्लिकेशन मानते थे। एक करेक्शन ऑफ द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ ए नेम डज नॉट अफेक्ट डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन, यानी कि मान लो आपने कुछ रिसर्च करी, उसके में आपका नाम सही नहीं है, तो आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे उसमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि यदि वो गलत तो आपको सारी रिसर्च खराब है, नहीं, आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हो। आगे देखिए, फॉर ग्रुप्स ओरिजिनली नॉट कवर्ड बाय ICBN द कोड एक्सेप्ट्स देम एज वैलिडली पब्लिश्ड इफ दे मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द pertinent non-botanical code but are new recognized as organisms covered under botanical code है। यानी कि जैसे क्या है ना, देखो भाई, आप जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसको आप जूलॉजी के अंदर ही पढ़ते हो, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हो, और उसमें भी पढ़ते हो, बायोटेक में भी पढ़ते हो उसको, और बॉटनी के अंदर ही पढ़ते हो। तो अब इसको किस में रखा जाए, किसका पार्ट है, बॉटनी का पार्ट है, जूलॉजी का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये इसमें कंफ्यूज रहता है किस में लें। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जिसमें उसकी ज़रूरत होगी उसमें डाल दो उसको। तो इसलिए इसकी लाइन का ये मतलब है कि उसमें मतलब कि जिस एरिया में जहाँ वो काम आ रहा है उसमें उसके पार्ट को डाल देते हैं। यानी कि यदि वो बोटानी में इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोटनी में डाल दो उसको, यदि जूलॉजी में चाहिए तो जूलॉजी में डाल दो, बायोटेक में चाहिए तो बायोटेक में डाल दो। तो ये था जी इफेक्टिव पब्लिकेशन, मैंने वैलिड पब्लिकेशन कर लिया है। ओके जी, हाँ जी, तो अब हमारे पास है लास्ट टॉपिक, रिजेक्शंस ऑफ नेम्स। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि हम जो नाम देते हैं वो किस तरह से रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए तो फिर, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ करेक्ट नेम फॉर ए टैक्सोन इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीजिटिमेट नेम्स दैट विच डू नॉट सेटिस्फाई द रूल्स ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर सिचुएशन फॉर रिजेक्शन ऑफ नेम्स, यानी कि ये जो बोटैनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स से सेटिस्फाई ना हो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं नेम्स को। ठीक है, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है जानते हैं। चलो, पहली सिचुएशन है नोमन न्यूडम, यानी कि इसको यदि हम अब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो नोम डॉट न्यूड डॉट लिखेंगे। नोम डॉट न्यूड डॉट का मतलब है नोमन न्यूडम, यानी कि ए नेम विद नो कंपेनिंग डिस्क्रिप्शन है, यानी कि एक शब्द आपने कुछ नाम ले दिया, उसका मतलब ही नहीं पता कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, आप जिस भी स्पीसी का नाम रखते हो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है कि ये इस जगह से मिली है तो इस जगह के ऊपर नाम रख दिया, इस साइंटिस्ट ने दी थी तो इस साइंटिस्ट ने रख दिया, इसका ये रंग है तो इसके रंग के तरफ रख दिया। लेकिन जब हमको उसका कोई मतलब ही नहीं, उस नाम का मतलब ही ना मिले, तो उस नाम को हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेम नॉट इफेक्टिवली पब्लिश, नॉट प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड, जो इफेक्टिवली पब्लिश ना कर रखा हो, प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड ना कर रखा हो, अभी हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन, और लेकिन टाइपिफिकेशन, जिसमें टाइपिफिकेशन ना कर रखी हो और लेटेंट डायग्नोसिस ना कर रखी हो, उसको हम
उसे रिजेक्ट कर देते हैं उस नेम्स को। हमें सभी टर्म्स पहले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे है जी टाउटोनियम। टाउटोनियम क्या है? वेयर्स इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वी आर टेकन सेम नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज। हमको पता है, हम जो हम जूलॉजिकल में हम एनिमल का नाम है, एनिमल का जो वो नाम है ना, उसको उसमें हम स्पीसीज और जीनस के दोनों के नाम को सेम रख सकते हैं, जैसे कि बाइसोन बाइसोन। लेकिन जब हम बोटानिकल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो उसके हम अंदर जो नेम है, बोटानिकल नेम है जो, उसको उसमें जीनस और स्पीसीज का नेम कभी भी सेम नहीं मिलेगा। यदि सेम है तो उस नेम को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये था टाउटोनियम जी। आगे देखते हैं लेटर होमोनियम। आगे हमारे पास लेटर होमोनियम है, यानी कि टैक्सोन शुड हैव वन करेक्ट नेम। हमारे पास एक टैक्सोन है। टैक्सोन क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो किसी कैरेक्टर के बेस पर बनता है। एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो किसी कैरेक्टर के बेस पर बनता है। किंगडम या फिर कोई भी किंगडम या फिर किंगडम ऑर्डर क्लास स्पीसीज, ये सभी टैक्सोन है। तो टैक्सोन शुड हैव वन करेक्ट नेम, उसका एक ही सही नाम मिलेगा, एक ही सही नाम होगा करेक्ट नेम। द code similarly does not allow the same names to be used for two different species, such if existing constitute homonymous। यानी कि ये एक ही नाम है, वो अलग अलग से, वो एक ही नाम अलग अलग स्पीसीज के लिए यूज हो रहा है, तब हम उसको रिजेक्ट नेम को रिजेक्ट कर देते हैं। वो क्या बन जाता है? होमोनिमस बन जाता है उसके सेम। The one published at the earlier date is termed the earlier homonym and जो लेटर बाद में लिखा रखा गया वो लेटर होमोनियम है। यानी कि एक नेम है, ठीक है, वह एक नाम है, वह नाम दो स्पीसीजों के लिए दो स्पीसीजों का है। यानी कि एक अलग स्पीसीज है उसका भी वही नेम है, एक अलग स्पीसीज है उसका भी वही नेम है, ठीक है। तो इस पर आकर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि आखिर ये नाम है किसका। कि जब ये नाम बोलेंगे तो इस स्पीसी का नाम समझे या इस स्पीसी का नाम समझे, तब वो सिचुएशन में हम उसको उस नाम को रिजेक्ट कर देते हैं। और ऐसे नाम को हम होमोनिम कहते हैं। होमोनिम यानी कि एक दूसरे के सिमिलर है। जो पहले नाम दिया गया हो उसको हम एर्लियर होमोनियम कहते हैं, और जो बाद में नाम दिया गया होगा उसको हम लेटर होमोनियम कहते हैं। ये था लेटर होमोनियम। तो अब लेटर आइसोनियम क्या है? व्हेन द सेम नेम बेस्ड ऑन द सेम टाइम हैज बीन पब्लिश इंडिपेंडेंटली एट डिफरेंट टाइम्स बाई डिफरेंट ऑथर्स। यानी कि एक ही नाम है और अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग टाइम पर से सेम टाइम पर पब्लिश कर दिया। देन ओनली द ईयरलिस्ट ऑफ द सो कॉल्ड आइसोनेमस हैज ए nomenclatural status. The name is always to be cited from its original place of wild publication and later isonyms may be डिसरिगार्डेड। यानी कि लेटर आइसोनियम क्या है? एक ही नेम, एक स्पीसीज थी, उसका एक जो नाम है वो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर पब्लिश कर दिया। सेम नाम, एक ही नाम है एक स्पीसीज का, वो अलग अलग दो एक से अधिक बंदों ने रख दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। तब उसमें से हम एक ही नाम को सही मानेंगे और वो नाम होगा जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने अच्छे से पब्लिश किया है, उसी को हम क्या देंगे? मान्यता देंगे। बाकी को क्या कर देंगे? बाकी को नहीं मान्यता देंगे। सीधी बात, नो बकवास। ओके जी, आगे देखिए तो फिर। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है नोमन एम्बिगम। नोमन एम्बिगम का मतलब क्या है जी? नोमन एम्बिगम का मतलब क्या है? देखो जी, नोमन एम्बिगम का हम यदि हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखें, कैसे लिखेंगे? नोम डॉट एम्बिग डॉट ए नेम इज रिजेक्टेड इफ इट इज यूज इन ए डिफरेंट सेंस बाय डिफरेंट ऑथर एंड हैज बिकम ए सोर्स ऑफ परसिस्टेंट एरर। यानी कि एक नाम है, एक ही नाम है, कोई ऑथर उसका मीनिंग कुछ अलग निकाल रहा है, कोई ऑथर उसका मीनिंग अलग निकाल रहा है, कोई ऑथर उसका मीनिंग अलग निकाल रहा है। तो ऐसे में कन्फ्यूजिंग स्थिति पैदा होती है। तो ऐसे में हम एक एरर आ जाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? नाम को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नोमम एम्बिगियम। इसके बाद देखिए जी, नोमन कन्फ्यूजम। ये कन्फ्यूजन करने की स्थिति पैदा करेगा, अब देखना। ए नेम इज रिजेक्टेड इफ इट इज बेस्ड ऑन ए टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंटायरली डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स। यानी कि हमने एक टाइप सुना है, टाइप लिया है दो या दो से अधिक डिस्कॉर्डेंट एलिमेंट्स के आधार पर, लेकिन हमको यह सिलेक्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है कि कौन सा सेटिस्फाई इलेक्ट्रोटाइप है।
तो वैसे सिचुएशन में भी हम नाम को रिजेक्ट कर देते हैं। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मुझे ये बताना है कि इसे मुझे कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, कि आपको कुछ मतलब कि आपको कुछ परेशानी है, आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर मेरी वॉइस अच्छे तरीके से नहीं आती तो उसमें उसके बारे में बता सकते हो। ओके, तो आपको जो परेशानी लगे वो कमेंट में बता सकते हो आप, उसको फिर मैं सुधारने का अवश्य प्रयास करूँगा। ओके जी, धन्यवाद। राधे राधे।